नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी को हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर को हमने अपनी पिछली क्लास में समझा था। अपनी पिछली क्लास में अदर देन कैश को थोड़ा समझने की कोशिश करी थी। साथ में हमने कोर्टल सिक्योरिटीज की कुछ एंट्रियां और इक्वेशंस ट्राई किया था। आज हम बैलेंस शीट समझते हैं। एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट किस तरह से बनाती है, आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा। आपकी स्क्रीन पे हम उसको थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कंपनी अपनी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनाती है। जैसे आप देख सकते हो, आपके सामने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है बैलेंस शीट का। देखिए, एक बैलेंस शीट की दो साइडें होती है। जिस प्रकार से आपने एक पार्टनरशिप या 11th के अंदर जो बैलेंस शीट समझी थी, यहाँ बैलेंस शीट कुछ हद तक अलग है। आपको स्क्रीन पे एक फॉर्मेट दिख रहा है। बैलेंस शीट की पहली साइड आती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के कुछ पार्ट होते हैं। जैसे पहला पार्ट आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर आते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सेकेंड पॉइंट शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग विद अलॉटमेंट। फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आता है आपका करंट लायबिलिटीज, जिसमें आपके शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं। बात हम असेस्ट साइड की करते हैं, तो असेस्ट साइड में सबसे पहला आता है नॉन करंट असेस्ट। नॉन करंट असेस्ट के अंदर आता है फिक्स असेस्ट, जिसमें टेंजेबल, इनटेंजेबल, वर्किंग कैपिटल, वर्क इन प्रोसेस और इनटेंजेबल असेस्ट अंडर डेवलपमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस एंड अदर नॉन करंट असेस्ट। फिर आती है आपकी करंट असेस्ट। करंट असेस्ट के अंदर सबसे पहला आता है इन्वेंट्रीज। उसके बाद दूसरा आता है आपके पास में ट्रेड रिसेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस एंड अदर करंट असेट्स। देखो, ये जो पूरी बैलेंस शीट है, उसको इन शॉर्ट हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग थोड़ा बोर्ड पे ध्यान से समझना। आपकी बैलेंस शीट के अंदर आप काम करते हो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। देखो, आपके पास जो कैश, सबसे पहले कैपिटल लिखनी है, रिजर्व लिखने हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज लिखना है, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। ये तो आपके लायबिलिटीज साइड के अंदर है। और असेस्ट साइड में आप दो कॉलम बनाते हो, इसके नीचे ही लिखते हैं अपन असेस्ट। असेस्ट में लिखते हैं नॉन करंट असेस्ट एंड करंट असेस्ट। ये कुछ है। देखिए, आपको इस पूरे बैलेंस शीट को हमने अगले चैप्टर में, पूरा इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर ही है, वहां इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल हम इसके अंदर जो हमें काम की चीज है वो समझ लेते हैं, और हमारे अभी क्या क्या जरूरत है उनको समझने के लिए क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ताकि आप इसको जल्दी से समझ पाओगे। तो हम अपना क्वेश्चंस एक बार आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, आप प्रश्न देख पा रहे होंगे। यह आपका सवाल है, आप देखोगे आपका सवाल आपके सामने है। वैसे ये बुक का ही सवाल है, आपका एग्जाम्पल नंबर 14 करके आपका एग्जाम्पल है। हाँ, मैं इस प्रश्न को पूरा पढ़ रहा हूँ और साथ में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो अपन यहाँ समझेंगे। आपको लिखा, आदर्श लिमिटेड ने 4 लाख रुपए के 7% ऋण पत्र, आदर्श लिमिटेड के 4 लाख रुपए के 7% ऋण पत्र निर्गमन इस प्रकार किया गया। 2 लाख के ऋण पत्र 10% भट्टे पर रमेश से 90,000 की स्थायी संपत्ति क्रय करी, जिस पर 1 लाख अंकित मूल्य के ऋण पत्र दिए। बैंक से 50,000 का ऋण लिया, संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में 1 लाख रुपए के 7% डिबेंचर आपने इशू किए। देखो, सबसे पहले इस सवाल को थोड़ा समझ लीजिएगा। हम बोर्ड पे आपको समझा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। कंपनी टोटली 4 लाख डिबेंचर इशू करना चाहती है, 7% डिबेंचर @ 100 रुपीज ईच। एक डिबेंचर 100 रुपए का है, ठीक है।
आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप चाहोगे तो वहां से भी समझ सकते हो। हाँ, इसको आपने 3 अलग अलग भागों में इशू किए हैं। जो पहले 1 लाख 2 लाख डिबेंचर थे वो एट डिस्काउंट इशू हुआ है फॉर कैश। 1 लाख डिबेंचर आपने फॉर असेस्ट इशू किया है और 1 लाख डिबेंचर है वो पोर्टल सिक्योरिटी में गया है। अब आप इसके एंट्रियां समझोगे, एंट्री कैसे करनी है। तो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट जो 2 लाख डिबेंचर थे उसके लिए हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। आप फर्स्ट एंट्री देख के आपको समझने की कोशिश करना। आपको लिखी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर। अब कंपनी 2 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू कर रही है तो आपने डिबेंचर में वैल्यू लिख दिया 2 लाख, डिस्काउंट इश्यू हुआ आपका 20,000 और 1,80,000 आपके पास में बैंक से आया। अब प्रश्न चला दिमाग में कि सर ये 20,000 कहाँ से आए। तो 10% डिस्काउंट है, 2 लाख का 10% 20,000 और बैलेंसिंग फिगर हो गया वो आपका 1,80,000 रुपये। ठीक। नेक्स्ट, आपने रमेश से एक स्थायी संपत्ति खरीदी है तो एंट्री करी आपने फिक्स असेस्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश। देखो बड़े आराम से समझने की कोशिश करो। आप रमेश से एक संपत्ति खरीद रहे हो, एंट्री करी आपने फिक्स असेस्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश 90,000 में और वही असेस्ट आप 1 लाख रुपए की इश्यू कर रहे हो। देखो आपने खरीदा था 90,000 में और दे रहे हो 1 लाख के डिबेंचर। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो हमको यहाँ लॉस हो रहा है और जो लॉस हो रहा है तो उसके लिए अपन काम करेंगे डिस्काउंट डेबिट करेंगे। आपने यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट कर दिया, एंट्री कर दी रमेश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब लाख रुपए के डिबेंचर गए हैं, 90,000 की रमेश का पैसा बाकी था, तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, जो बाकी का पैसा है, जो लॉस हुआ है, वो आप डिस्काउंट के नाम पे लिखोगे। दोनों एंट्रियां समझ में आ गई। तीसरा है पोर्टल सिक्योरिटी। जब आप पोर्टल सिक्योरिटी के तौर पे आपने लिया है तो उसके लिए अपन ने एंट्री करी, जैसे आपका सवाल में आप देख सकते हो, आपको लिखा बैंक से, ये वाली लाइन आपको लिखी है, मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, बैंक से 50,000 का ऋण लिया। तो पहले तो हम ऋण लेने की एंट्री करेंगे। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 50,000 और उसके अगेंस्ट कंपनी 1 लाख के डिबेंचर इशू कर रही है। ये लिखा आपको कि प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास 1 लाख के 7% ऋण पत्र जमा कराए। आपने 7% डिबेंचर वहां पे जमा कराए हैं, तो जमा कराने के लिए कल हमने एक एंट्री समझी थी, आपको याद होगा, हमने एंट्री देखी थी, एंट्री थी आपकी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। आप देख पा रहे हो ये आपकी एंट्री है 1 लाख रुपए से। तो ये तो थी आपकी सारी एंट्रियां। अब आपको बैलेंस शीट बनानी है। मेरा इस सवाल को कराने का पहला पर्पज यही था, बैलेंस शीट समझाना। अब हम इसकी बैलेंस शीट समझते हैं। बैलेंस शीट में पहला पार्ट देखिए, हम यहाँ पे जो चीजें हमको आवश्यक है बैलेंस शीट में वही पॉइंट लिखते हैं। जिन पॉइंट की आपको जरूरत है उन पॉइंट को यहाँ दिखाते हैं, सारे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपने सबसे पहले लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर आता है नॉन करंट लायबिलिटी। देखो डिबेंचर एक प्रकार से नॉन करंट लायबिलिटी होता है। आप लिख रहे हो नॉन करंट लायबिलिटी जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, डिबेंचर को हम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कहते हैं। अब आप यहाँ पे अमाउंट शो करोगे, देखिएगा, हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोविंग का अमाउंट कितना होगा। तो देखिए 7% डिबेंचर टोटल आपने इशू किए हैं 4 लाख के, जिसमें से 1 लाख आपका डिबेंचर सस्पेंस है। हम डिबेंचर सस्पेंस एज ए काल्पनिक खाता होता है, सिर्फ उसको दिखाया जाता है, तो अपन ने कर लिया लेस यहाँ से डिबेंचर सस्पेंस 1 लाख, पीछे बचा आपका 3 लाख। जो भी ये कैलकुलेशन है वो हम बैलेंस शीट को बनाते समय नोट बनाते हैं, अलग अलग हम शेड्यूल तैयार करके फिर इसको लिखते हैं। तो हमने 4 लाख में से 1 लाख रुपए आपका डिबेंचर सस्पेंस का लेस कर दिया, बाकी आपने बैंक लोन लिए 50,000 का, तो आपका जो ये लॉन्ग टर्म लोन आ गया 3.5 लाख रुपए। अब आप करंट असेट्स देखोगे जिसमें आपके पास असेट साइड में आपने देखा फिक्स असेट्स आई 90,000 की, अदर नॉन करंट असेट्स 30,000, करंट असेट्स 2,30,000। ये जो अदर नॉन करंट असेट्स है ये क्या है,
तो वो आपका डिस्काउंट है। जो लॉस हुआ है, हम लॉस को भी डेबिट साइड मतलब असेट साइड में शो करते हैं। तो जो डिस्काउंट था 20,000 सॉरी 20,000 तो आपने फॉर कैश इशू किया वो, और 10,000 असेस्ट वाला, तो टोटल आपका डिस्काउंट हो गया 30,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आपके 2,30,000। ये अमाउंट कहाँ से आए? तो जो आपने इशू किया है, जो अमाउंट इशू किया है, ये अमाउंट आपके आएंगे 1,80,000 तो आपके पास में आया था फॉर कैश वाला, और 50,000 का आपने लिया है लोन, तो टोटल अमाउंट बनता है 2,30,000 रुपए। तो आपके बैंक अकाउंट शो करेगा 2,30,000। देखो कैश का मतलब तो आप जानते हो रोकड़, और कैश इक्विवेलेंट्स को हिंदी में बोलते हैं रोकड़ तुल्य। रोकड़ तुल्य का मतलब होता है ऐसी मदें जिन्हें कम से कम समय में रोकड़ में बदल दिया जाता है। ऐसी मदें जिन्हें कम से कम समय में रोकड़ में बदल दिया जाता है। तो ये आपका एक प्रश्न था। देखिए हमने ये क्वेश्चंस को आपके सामने एक प्रेजेंटेशन के तौर पर दिखा के समझाने की कोशिश करी है। ये आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 14 था। अब आप अपनी बुक का क्वेश्चंस नंबर 16, 17 जो कल हमने कर लिया था उसके आगे वाला क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे। आई थिंक 19 क्वेश्चन है आपका, वो आपको करना है। सेम एज इट इज प्रश्न है, आप लोग कोशिश करोगे। उसको नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम इससे आगे वाली कंडीशन स्टार्ट करते हैं। देखिए अपना अगला टॉपिक आता है शोधन की शर्त के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। जो शोधन की शर्त के आधार पर अपने इश्यू ऑफ डिबेंचर का ये थर्ड मेथड है। फर्स्ट मेथड मूल्यों के आधार पर था, जो हमने सबसे पहले वाली क्लास में कंप्लीट किया था। दूसरा प्रतिफल के आधार पे था, जो हमने अपनी पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। और लास्ट आता है शोधन की शर्त। सबसे पहले तो हम समझते हैं शोधन क्या होता है। शोधन का अर्थ होता है कंपनी भुगतान के किसी भी विकल्प को अपनाते हुए, किसी भी विकल्प को अपनाते हुए अपने ऋण पत्रों को वापस लाने शोधन कहलाता है। कंपनी भुगतान का किसी भी विकल्प को अपनाते हुए जब अपना ऋण पत्र वापस लेती है या लाती है, या लेना ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। शोधन मीन्स जो आपने डिवेंचर पब्लिक को दिए हैं वो डिवेंचर वापस लाओगे आप, उसे वापस लेने हैं आपको, तो उसी को हम डिवेंचर्स का रिडम्पशन कहते हैं। हम यहाँ पे रिडम्पशन नहीं कर रहे हैं, वैसे आपके रिडम्पशन इस टॉपिक पे नहीं दिया हुआ है, हम रिडम्पशन कर नहीं रहे हैं। हम केवल उसका रिडम्पशन करने का जो तरीका है, जो कंडीशन है वो समझ रहे हैं। जब कंपनी अपना डिवेंचर इशू करती है उस समय अपना रिडम्पशन की एक कंडीशन देती है कि मैं आपका डिवेंचर किस प्रकार से रिटर्न करूंगी, कितना पैसा आपको वापस रिटर्न करूंगी, उसी के आधार पर आपको डिवेंचर इशू करने हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको समझने के लिए 2 पॉइंट आपको क्लियर करने होंगे। फर्स्ट इज इशू एंड सेकंड इज रिडम्पशन। समझना मेरे साथ में क्या करना है। आपको 2 पॉइंट पहले से क्लियर करने हैं। एक तो होता है शोधन, एक होता है निर्गमन। हिंदी में बोलते हैं शोधन और निर्गमन। आपने पहले लिख दिया निर्गमन, एक आता है शोधन। आपकी कंपनी निर्गमन 3 प्रकार से कर सकती है। पहला एट पार, एट डिस्काउंट, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। आपकी कंपनी 3 प्रकार से इशू कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एनी डाउट? बड़ा थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिएगा, समझने की कोशिश करना। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स, मैसेज, चैट, जहाँ भी आपको सुटेबल होता है लिख कर भेज दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। और जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में से 4-4 नंबर के प्रश्न बनते हैं, और 4 नंबर के जो प्रश्न हैं वो इनसे रिलेटेड ही बनेंगे आपके। ठीक है, समझिएगा। तो आपके पास सबसे पहले आता है इशू। कंपनी अपना डिवेंचर 3 टाइप से इशू करती है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। वंस अगेन हम इसका मीनिंग जानते हैं। एट पार इक्वल टू फेस वैल्यू,
एट प्रीमियम मोर देन फेस वैल्यू एंड डिस्काउंट लेस देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के बराबर है एट पार, फेस वैल्यू से ज़्यादा है एट प्रीमियम और फेस वैल्यू से कम है तो डिस्काउंट होगा। हम बात करते हैं शोधन की, तो कंपनी अपना शोधन दो प्रकार से बताती है कि मैं आपके डिबेंचर का रीपेमेंट एट पार या एट प्रीमियम करूंगी। तो हमारे पास दो कंडीशन हो गई। देखिए फिलहाल हम पहले ये जानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मान लीजिए आपकी कंपनी 100 रुपए वाले 1000 डिबेंचर इशू करना चाहती है। 100 रुपए वाले 1000 डिबेंचर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यदि आप एट पार इशू करते हो तब तो 100 रुपए मिलेंगे आपको। मैं इशू समझा रहा हूं, पहले तो मैं आपको फिलहाल इशू समझा रहा हूं कि यदि आप 100 रुपए में इशू करते हो, एट पार इशू करते हो, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 100 रुपए। नो प्रॉफिट नो लॉस, भाई जितना है उतने में ही आप दे रहे हो, ठीक। सेकंड कंडीशन, यदि आपने एट प्रीमियम किया और 10% प्रीमियम है तो आपका शेयर कितने में जाएगा? 110 रुपए में आपका डिवेंचर गया, मतलब 10 रुपए आपको फायदा हो गया। एनी डाउट? एट प्रीमियम आप दे रहे हो तो 10 रुपए आपका प्रॉफिट है, एट प्रीमियम पे आपके 10 रुपए एक्स्ट्रा आ गया आपके पास में। एंड एट डिस्काउंट है 10% डिस्काउंट, एंड देन वी हैव रिसीव्ड द अमाउंट विद ऑफ डिवेंचर इज 90। जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तब हम 90 रुपीज रिसीव करेंगे, 10 रुपए कम रिसीव किया। इन दिस सिचुएशन वी हैव द लॉस ऑफ 10 रुपीज ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर। उस समय हमें 10 रुपए का लॉस होगा, एक कॉमन बात है। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? बड़े आसानी से, बड़े शांति से समझा रहा हूँ आप लोगों को। बराबर जा रहा है, एट पार जा रहा है 10 रुपए, 100 का बदले में 100, कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं। प्रीमियम पे जा रहा है 10 रुपए का आपको फायदा हो गया, हाँ मजा आ गया, 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। और डिस्काउंट पे दे रहे हो तो 10 रुपए का लॉस हो गया। ये तो हो गए आपके इशू। अब हम रिडम्पशन समझते हैं। रिडम्पशन यानी वो वैसा वापस देना है। डिवेंचर का मतलब होता है लोन लेना। मैंने मान लीजिए आपसे लोन लिया है, आपसे 10,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। इस कंडीशन में आपसे मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है। यदि मैं ये पैसा एट पार दे रहा हूं आपको, रीपेमेंट, वापस रीपेमेंट करना पड़ेगा ना, लोन तो देने पड़ते हैं, वापस चुकाने पड़ते हैं। तो यदि मैं ये पैसा रिटर्न कर रहा हूं, एट पार कर रहा हूं, एट पार, उस समय तो मुझे 100 के बदले में 100 ही देने हैं, मतलब आपको 1 लाख रुपए पेमेंट करना है। लेकिन यदि यही पेमेंट मैं एट प्रीमियम कर रहा हूं, मतलब मैंने कहा मैं 10% प्रीमियम पे दूंगा, तो 100 के बदले में 110, आपको 1,10,000 देना पड़ेगा मुझे। तो उस कंडीशन में हमको क्या होता है? लॉस। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? एट प्रीमियम जब आप रिडम्पशन करते हो उस समय आपको लॉस होगा, 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यही समझ रहे हैं, आपको इशू और डिस्काउंट, सॉरी इशू और रिडम्पशन दोनों साथ में समझना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा। हम इसके एंट्रियां समझते हैं, बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ कंडीशन लिखकर इसके एंट्रियां समझा रहा हूँ, आप इसकी कंडीशन वाइज एंट्री समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहली कंडीशन हमारे सामने आती है, जब निर्गमन सम मूल्य पर और शोधन भी सम मूल्य पर, आपके पास टोटली 6 कंडीशन हो सकती है। मैं बता देता हूं कंडीशन कितनी होगी। तो 6 कंडीशन हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। कौन कौन सी, पहले हम एक बार वो कंडीशन क्लियर कर लेते हैं। इशू एट पार, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, एट प्रीमियम। देखो रिडम्पशन 2 प्रकार से होता है, इशू 3 प्रकार से। मैंने यहां लिखता हूं इशू एट प्रीमियम और इशू एट डिस्काउंट। Now our redemption is at par, at premium, at par, at premium, last at par, at premium। अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्या माथा फोड़ी करा रहे हो यार, सबसे आए हो तब से एट पार, एट प्रीमियम, एट पार।
है क्या, ये इसको थोड़ा क्लियर करो, तब समझ आएगा। मुझे पता है आपके मन में यही विचार आ रहे होंगे, मैं तो जानता हूँ आप लोगों को, बड़े अच्छे से जानता हूँ, यही सोच रहे होंगे कि क्या सर ये क्या लफड़ा लेके बैठे हो यार, थोड़ा सही क्लियर करो, कहाँ सब कुछ एट पार एट प्रीमियम ही दिख रहा है, सब जगह जहाँ देखे वहां सब एट पार एट प्रीमियम ही नजर आ रहा है, क्या करना चाहते हो वो क्लियर करो। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब कंपनी एट पार इश्यू करती है तो रिडम्पशन दो प्रकार से हो सकता है, एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है। आप इशू कैसे भी करो, एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, रिडम्पशन तो दो टाइप से होगा, एट पार एट प्रीमियम। तो आपके पास टोटल 6 कंडीशन हो गई, जब इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो इस तरह से हमारे पास टोटली 6 कंडीशन होती है, जिसमें मैंने आपको सामने पहली कंडीशन लिखी, जब निर्गमन सम मूल्य पर है तो शोधन भी सम मूल्य पर है। इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, दोनों ही एट पार हो रहा है, उस समय आपको क्या काम करना है, बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ज्यादा भेजामारी नहीं है, आप थोड़ा सा इसको इजी गोइंग करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट, आपको फर्स्ट एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ये एंट्री किसी भी कंडीशन में सेम होती है, याद कर लो, ये एंट्री किसी भी कंडीशन में, चाहे कोई सी भी सिचुएशन क्यों नहीं हो, आपकी फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और ये करनी है इश्यूड प्राइस से। इश्यूड प्राइस, जितने रुपए में आप इश्यू कर रहे हो उससे ये एंट्री करनी है, ठीक। नेक्स्ट एंट्री करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये आपकी सेकंड एंट्री होती है जब आपका इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट पार होता है, ठीक। एनी डाउट? देखिए, किसी भी कंडीशन में आपकी पहली एंट्री फिक्स होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन इश्यूड प्राइस से। अब जो सेकंड एंट्री, अब हमने एंट्री करी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये एंट्री आपके चेंज होती है हर अलग अलग कंडीशंस में। जैसे ये वाली एंट्री एट पार एट प्रीमियम एट इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट पार होती है। अब हमारी सेकंड कंडीशन देखते हैं, मैं यहां लिखता हूं इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इश्यू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, इश्यू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। इससे पहले अभी आपने देखी थी सम मूल्य पर निर्गमन, सम मूल्य पर शोधन। अब हम समझते हैं निर्गमन प्रीमियम पे, शोधन सम मूल्य पर, निर्गमन प्रीमियम पर, शोधन सम मूल्य पर, ठीक है। पहली एंट्री सेम है, सेकेंड एंट्री आपको करनी है, ये सेकेंड कंडीशन में, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जब आपका इश्यू एट प्रीमियम होता है तो फिक्स है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, रिडम्पशन बाय किसी पे भी हो, इश्यू एट प्रीमियम हुआ मतलब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करना है, ठीक है। इश्यू एट डिस्काउंट हुआ, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, सॉरी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। देखो वापस समझा देता हूं, इश्यू एट पार, रिडम्पशन एक बार सब छोड़ दो, रिडम्पशन का कुछ नहीं, नॉर्मल एंट्रियां समझता है। इश्यू एट पार होता है तो एंट्री करनी है डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, इश्यू एट प्रीमियम पे होता है तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और इश्यू डिस्काउंट पे होता है तो डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये तीनों समझ में आ गया? इशू वाला पॉइंट समझ में आ गया? हाँ या ना बोलो फटाफट। देखिए ये तीनों एंट्री थी आपके इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, बट रिडम्पशन एट पार, जब आपका शोधन सम मूल्य पर होता है तो इन तीनों एंट्रियों में एक्स्ट्रा कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। लेकिन यदि आपका प्रीमियम पे रिडम्पशन होता है,
रिडम्पशन एट प्रीमियम हुआ है, मेरी बात विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा कि आपका रिडम्पशन एट प्रीमियम है, रिडम्पशन एट प्रीमियम, उस समय आपके दो एडिशनल अकाउंट खोलते हैं। पहला अकाउंट होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड सेकेंड अकाउंट प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो ये क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लीजिएगा, उसके बाद हम इसके एंट्रियों में इसको कैसे अपग्रेड करना है, एंट्रियों में कैसे यूज करना है वो समझाते हैं। पहले ये दोनों अकाउंट समझेगा कि जैसे मान लीजिएगा आपका 100 रुपए का डिबेंचर आपने प्रीमियम पे रिडम्पशन करोगे, मतलब 100 का डिबेंचर आप पेमेंट 110 करोगे तो आपको लॉस होता है, और ये लॉस हमको पहले से पता है, जब हमने इशू किया उसी टाइम पता है। तो अब हम इसके लिए प्रोविजन बनाते हैं, इसको एडजस्ट करने के लिए प्रोविजन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे दो अकाउंट खोलते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इन दोनों अकाउंट को मेंटेन करना होगा। ये तीनों एंट्रियां थी आपके एट पार जब रिडम्पशन होता है, एट प्रीमियम रिडम्पशन होगा तब इस एंट्री में आपको करना होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये दो अकाउंट आपको ये डेबिट करना है, ये क्रेडिट करना है। ये कब करना है? जब आपका डिबेंचर एट प्रीमियम रिडम्पशन होगा। अब मान लीजिए आपकी कंपनी इश्यू एट प्रीमियम पे कर रही है और रिडम्पशन भी एट प्रीमियम पे है, इश्यू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम। उस समय आपको एंट्री करनी है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट, यदि आप डिस्काउंट पे रिडम्पशन इशू कर रहे हो और रिडम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है, उस समय आप एंट्री करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोग इसको कॉपी में लिख सको। मैं आपको पूरी स्क्रीन दिखा देता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक में आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ले लिया आप लोगों ने? आई होप आपने ले लिया होगा। अब हम थोड़ा सा इसको वापस डिस्कस करते हैं। देखिए आपको ज़्यादा इतना कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल पॉइंट है। सवाल को पढ़ना समझना, उसमें दो चीज़ें दे रखी होती है, इशू कैसे हो रहा है, रिडम्पशन कैसे हो रहा है। इशू एट पार हो रहा है, रिडम्पशन एट पार हो रहा है, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। आपको सवाल को देख के करना है। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 20 है, जो हम अपनी अगली क्लास में इसको कोशिश करेंगे समझने के लिए। आप लोग ये सारी एंट्रियाँ लिखोगे, समझोगे और हमें वापस सेंड करोगे। यदि कहीं किसी प्रकार की समस्या आती है, आपको लगता है कि ये पॉइंट हमको समझ नहीं आ रहा है, आप हमसे ज़रूर संपर्क करो, हमसे आप कांटेक्ट करो, हम कोशिश करेंगे उसको समझाने के लिए। धन्यवाद।